गुड इवनिंग, क्या हाल चाल भाई लोगों। नमस्ते जी, नमस्ते, क्या हाल चाल। कैसी चल रही पढ़ाई। गुड इवनिंग जी। कैसी चल रही है, यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हो। अच्छी चल रही है। बढ़िया भाई। अभी जो है वो एक दो दिन में जो एफएम के हैं एमसीक्यू वो भी ऐड करना शुरू करेंगे, तो उनको भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा। मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री जो है वो पढ़ रहे थे, उसके अंदर जो है हमने करने वाले थे, लेकिन एफएम कंप्लीट करने के बाद ही करेंगे। मतलब आपका जो है वो तो कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद में 10 दिन कॉस्ट करेंगे। उसके बाद में जो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में कर देंगे, ताकि शाम को जो स्ट्रेस चले और मॉर्निंग के अंदर जो है वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो है वो चले। शुरू करें भाई। मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री पढ़ रहे थे, अब उससे आगे जो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि हाउ मच टू ऑर्डर। ऑर्डर जो है वो कितना किया जाना चाहिए। तो उसके अंदर जो है वो सबसे जो प्रचलित है वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कि भाई ये एक किसी ने जो थ्योरी दी कि अगर, नमस्ते जी, बिल्कुल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि देखो, इसके एजम्पशन क्या होगी, तो इसके फॉर्मूले में बेस्ड ही जो है एजम्पशन है। पहली बात तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या कहता है कि अगर आपके ऑर्डर का साइज ये होगा, तो उस केस के अंदर आपके टोटल कॉस्ट जो है वो कम होगी। हमने कहा टोटल कॉस्ट कैसे, तो उन्होंने कहा देखो, परचेज प्राइस तो फिक्स रहेगी लगभग, कि भाई एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उस केस के अंदर उसकी अगर 10 रुपये पर केजी है तो वो 10 रुपये पर केजी रहेगी। लेकिन फर्क पड़ेगा कि आप कितनी ऑर्डर साइज रखते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि अगर आप ऑर्डर साइज ज़्यादा कर दोगे, क्या करोगे, अगर आप ऑर्डर की साइज बड़ी कर दोगे, मतलब कि साल भर में जैसे 10,000 यूनिट्स चाहिए या 10,000 केजी चाहिए, और आपने जो एक साथ ही 10,000 केजी मंगवा लिए, या फिर 5-5 हज़ार के दो, जैसे ऑर्डर साइज आप जैसे जैसे बड़े करोगे, जैसे जैसे उसे इंक्रीज करोगे, तो उस केस के अंदर आपकी क्या होगी, कैरिंग कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि आपको ज़्यादा यूनिट है जो वो क्या करनी होगी, कैरी करनी होगी, स्टोर करके रखनी होगी। जैसे 10,000 एकदम मंगवा ली, तो पूरी 10,000 जो आपको उसके लिए गोदाम रखना पड़ेगा, और 10,000 जो है उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि इससे क्या हो जाएगी, आपकी कैरिंग कॉस्ट तो जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इसके अगेंस्ट में एक ऑर्डर देते हैं, तो ऑर्डर देने के बाद में वो ऑर्डर आपका लेके आने में, जैसे ट्रक से लेके आते हो, तो उसके इसके अंदर फिक्स जो है आपके ऑर्डर की जो कॉस्ट लगती है, वो क्योंकि आपके ऑर्डर साइज बड़ी है, इस वजह से आपके ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर जो वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जैसे
आपको 10,000 यूनिट्स जो पूरे साल भर में चाहिए, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या करो, 1-1 हज़ार के ऑर्डर दो। तो 1-1 हज़ार के ऑर्डर दो तो आपको क्या करने पड़ेंगे, 10 ऑर्डर देने पड़ेंगे, तो 10 बार जो वो ऑर्डर कॉस्ट लगेगी। अगर यहीं पर सॉरी, और जैसे जैसे आपने 1,000 की जगह 2-2 हज़ार का ऑर्डर देना शुरू करोगे, तो उसके इसके अंदर 10,000 चाहिए तो 5 ही ऑर्डर देने हैं। तो जैसे जैसे ऑर्डर की साइज बढ़ाओगे, वैसे वैसे नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो हर एक ऑर्डर पे जो कुछ कॉस्ट लगती है, फिक्स कॉस्ट, उसे हम कहते हैं ऑर्डर कॉस्ट। वो क्या होगी, टोटल कम होगी। क्लियर है? इसके अगेंस्ट में अगर आप ऑर्डर साइज जो क्या कर दो, कम कर दो, कि आपने जैसे एक बार के अंदर जो वो 500 यूनिट्स जो है वो खरीदी, 500 केजी खरीदी या 100 केजी ही खरीदी, तो उस केस के अंदर जो ऑर्डर साइज अगर कम कर दोगे, तो आपको कैरी कितनी करनी पड़ेगी, 100 यूनिटें खरीदी है तो 100 यूनिटें जो कैरी करनी पड़ेगी। जैसे जस्ट इन टाइम एक मेथड है, वो तो कहता है कि भाई आप इन्वेंट्री रखो ही मत, जैसे जरूरत पड़े वैसे ही रॉ मटेरियल मंगवाओ, जैसे ही प्रोडक्शन के लिए जरूरत हो वैसे ही जो है वो आप मंगवाओ, या फिर जैसे ही कस्टमर आए वैसे ही आप जो वो यूनिट प्रोड्यूस करो, उसी के हिसाब से यूनिट्स जो प्रोड्यूस करो। तो ऑर्डर साइज अगर कम करोगे, तो उस केस के अंदर क्या होगा, आपकी कैरिंग कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर 100 यूनिट लेके आओगे तो आपको कम स्पेस जो वो रखना पड़ेगा, लेकिन आपको ऑर्डर जो है वो बार बार देने पड़ेंगे, तो इस वजह से नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है वो क्या हो जाएंगे, आपके इंक्रीज हो जाएंगे, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज हो जाएंगे, इस वजह से आपकी ऑर्डर कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने इससे पूछा कि भाई अल्टीमेटली कहना क्या चाहते हो, क्या ऑर्डर साइज रखा जाए, तो उन्होंने कहा देखो, आप क्या कीजिए, 2A/O/C जो है वो अपना ऑर्डर साइज रखिए। हमने कहा ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ए का मतलब है एनुअल एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल, ओ का मतलब है ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब यहीं पर इसके एजम्पशन है कि भाई हमें एक तो एनुअल डिमांड पता होनी चाहिए तभी ये मिलेगा, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर जो कांस्टेंट रहना चाहिए तभी ये फॉर्मूला लगा पाएंगे, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम जो वो हमें पता होनी चाहिए और वो भी फिक्स होनी चाहिए, साल भर में चेंज नहीं होनी चाहिए, तो हम जो वो ये कैलकुलेट करेंगे, और ये जो क्वांटिटी आएगी, इस क्वांटिटी के हिसाब से अगर हम ऑर्डर करेंगे तो हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो सबसे कम होगी। एक क्वेश्चन है जो लिखिए, क्वार्टरली डिमांड ऑफ फाइनल प्रोडक्ट जो है 10,000 यूनिट्स। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट इज इक्वल टू 2.5 kg। ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर जो है वो है आपको दे रखा है 500 रुपये, और परचेज प्राइस फॉर 1 kg 10 रुपीज। कैरिंग कॉस्ट
पर यूनिट पर मंथ इज इक्वल टू 0.833% ऑफ परचेज प्राइस। परचेज प्राइस है ना वो। कैलकुलेट EOQ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल कैरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी परचेज। कैलकुलेट कीजिए भाई ये। EOQ कैलकुलेट कीजिए, बताइए कितना आ रहा है। कितना आ रहा है भाई EOQ? सेवन 7475। देखो भाई कैसे कैलकुलेट करोगे, हमें क्या चाहिए, √2AO डिवाइड बाय C। अब देखिएगा ए का मतलब क्या है, एनुअल डिमांड। समझिएगा क्या दे रखा है, क्वार्टरली डिमांड ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट की क्वार्टरली डिमांड कितनी है, 10,000 है। तो क्वार्टरली डिमांड कितनी है फाइनल प्रोडक्ट की, 10,000। क्या हमारे लिए काम किया है क्या, नहीं। हमें क्या चाहिए, एनुअल डिमांड। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। कितने हो गए ये आपके, 40,000 यूनिट्स। लेकिन क्या हमें ए का मतलब जो है वो एनुअल डिमांड ऑफ क्या है, क्या ए का मतलब जो है वो एनुअल डिमांड ऑफ फाइनल प्रोडक्ट है, नहीं। ए का मतलब है एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट कितना है, 2.5। तो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, रॉ मटेरियल की एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी होगी, तो हम क्या कहेंगे, एनुअल रॉ मटेरियल की एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी होगी,
40,000 यूनिट्स बनानी है और एक यूनिट्स के लिए कितना लगता है 2.5 kg। तो कितना हो जाएगा 40,000 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा 1 लाख kg जो है वो हो जाएगा। तो ए का मतलब यहाँ पर क्या है, ए का मतलब जो है वो 1 लाख kg है। उसके बाद में ओ का मतलब क्या है, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, जो कि दे रखा है सिंपल सा सीधा सा 500। उसके बाद में परचेज प्राइस फॉर 1 kg जो है वो कितना है 10 रुपीज है। एक यूनिट जो सॉरी 1 kg जब खरीदते हैं तो वो 10 रुपए में मिलता है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ, हमें क्या चाहिए, सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट या फिर पर रॉ मटेरियल, और वो भी पर एनम चाहिए, एक साल भर की चाहिए। जबकि ये क्या दे रखा है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ, तो पर मंथ नहीं चाहिए अपने को, क्या चाहिए पर एनम चाहिए। तो पर एनम के लिए हम क्या करेंगे, एक महीने का जो है 0.833% है, तो 12 महीने का कितना होगा 9.996, मतलब कि पर एनम कितना हो जाएगा 10%। तो परचेज प्राइस का 10% कितना हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट का मतलब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद में जो हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, ई ओ क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू ए कितना आया अपना 1 लाख, ओ कितना आया 500, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ कितना आया आपका 1 रुपीज। तो कितना आया 2 इंटू 1 लाख इंटू 500 और ये अंडर रूट, तो ई ओ क्यू कितना आ जाएगा आपका 10,000 kg। ई ओ क्यू कितना आएगा 10,000 kg। तो समझ पा रहे हो अपन गलतियां कहाँ करते हैं, गलतियां ये करते हैं कि देखो ए का मतलब क्या है एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल, ओ का मतलब क्या है ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, सी का मतलब क्या है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल पर एनम। रॉ मटेरियल की एक यूनिट को एक साल तक स्टोर करने में हमारा कितना जो वो खर्चा लगेगा। अब यहाँ पर समझिएगा, एक तो इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा, अगर क्वार्टरली दे रखा है या मंथली दे रखा है, क्लियर है, अगर आपको क्वार्टरली दे रखा है या मंथली दे रखा है या 6 मंथ का दे रखा है, सबसे पहले इसे क्या करोगे एनुअल में कन्वर्ट करोगे। एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, अगर डिमांड जो फाइनल प्रोडक्ट की है तो उस केस के अंदर रॉ मटेरियल की डिमांड पता कीजिए, जैसे कि उसमें फाइनल प्रोडक्ट तो 40,000 बनाने, लेकिन एक यूनिट के लिए 2.5 kg रॉ मटेरियल लगता है, तो उस हिसाब से एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल कैलकुलेट करेंगे। ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, ये नॉर्मली पर ऑर्डर दे रखा होता है। कैरिंग कॉस्ट का क्या करना है पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, एक रॉ मटेरियल की यूनिट को, और वो भी कब तक के लिए पूरे साल भर के लिए पर एनम, अगर जैसे पर मंथ दे रखा है या फिर पर क्वार्टर दे रखा है तो उसे भी क्या करोगे कन्वर्ट करोगे, कैसे पर एनम में। क्लियर है भाई। फिर जो है इसके बाद में जो सिंपल सी बातें पूछी है, क्या पूछा है कि टोटल कैरिंग कॉस्ट कितनी है, टोटल ऑर्डर कॉस्ट कितनी। तो भाई 10,000 सॉरी 1 लाख kg खरीदने हैं, ठीक है 1 लाख kg खरीदने हैं, यार ये एक जीरो ज़्यादा क्यों हो रहा है, 1 लाख kg खरीदने हैं और एक बार में 10,000 kg खरीद रहे हो, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे आपके 10।
समझ पा रहे हो? बस ईओक्यू आपका कितना आया, 10,000 आया, मतलब कि एक ऑर्डर कितने का दोगे आप, 10,000 केजी का दोगे। आपको साल भर में कितने खरीदने, 1 लाख, तो कितने दोगे, 10 ऑर्डर दोगे। एक ऑर्डर का कितना रुपया लगता है, 500 रुपया लगता है, तो मल्टीप्लाई बाय 500, 10 इंटू 500 कितना हो गया, 5,000 रुपये। कैरिंग कॉस्ट में समझिएगा थोड़ा सा, आप एक बार ऑर्डर कितने का दोगे, 10,000 का दोगे, और एक यूनिट जो है वो आपको स्टोर करने में कितना रुपया लगता है, 10% ऑफ परचेज प्राइस, मतलब कि कितना रुपया हो गया, 10 का 10%, मतलब कि 1 रुपया। लेकिन समझिएगा, ऑर्डर आप 10,000 का दोगे तो उस केस के अंदर क्या 10,000 पूरी यूनिट हमेशा रखोगे क्या, नहीं, इस 10,000 में से आप यूज करोगे करोगे करोगे, जीरो होगा, और फिर वापस जो वो 10,000 का नया ऑर्डर आएगा, फिर यूज करोगे, जीरो होगा। तो जिस दिन ऑर्डर आएगा उस दिन 10,000 होगा, फिर कम होता होता जीरो होगा, फिर वापस बढ़ जाएगा, फिर जो वापस कम होता होता जीरो होगा, फिर जो वापस बढ़ जाएगा, इस तरीके से। तो जो कैरिंग कॉस्ट जो कैलकुलेट करते हैं वो हम क्या करते हैं, 10,000 लाइन लेके उसका डिवाइड बाय 2 करते हैं। ऑन एन एवरेज कितना रह रहा है, 5,000 जो वो हमारा रह रहा है, तो 5,000 इंटू 1 जो है वो कितना हो जाएगा, 5,000। और ये ध्यान भी रखिएगा कि जो ईओक्यू होता है उसके ऊपर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट जो वो क्या होती है, सेम होती है। क्लियर है? तो यहाँ पर दोनों जो है वो क्या होती है, इक्वल होती है। अब हमने जो है वो क्या किया, हमने ये कैलकुलेशन की, हम यो क्यों सीख चुके थे, इस वजह से हम जब खरीदने गए उसके पास तो उसको कहा कि भाई 10,000 की साइज के अंदर जो हमें ऑर्डर देने हैं, उसने कहा कि ठीक है 10,000 में दे दीजिए। उन्होंने पूछा 10,000 ही क्यों दे रहे ऑर्डर, हमने कहा कि क्योंकि 10,000 पे जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो सबसे कम आएगी। उसने कहा कि किसने कहा, हमने कहा कि यू क्यू एक चीज़ होती है वो कैलकुलेट करते हैं, वहाँ पर टोटल कैरिंग कॉस्ट टोटल ऑर्डर कॉस्ट जो इक्वल आती है, और वहाँ पर जो है अगर ऑर्डर करते हैं तो हमारी ओवरऑल टोटल कॉस्ट जो वो कम होती है सबसे। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप 15,000 या उससे ज़्यादा पे ऑर्डर देते हैं तो हम आपको क्या करेंगे, 3% डिस्काउंट देंगे। अगर आपका ऑर्डर साइज जो है वो क्या होगा, अगर आपका ऑर्डर साइज जो है वो ऑर्डर साइज जो है वो 15,000 या उससे ज़्यादा है तो उस केस के अंदर क्या मिलेगा आपको, 3% डिस्काउंट मिलेगा। अब क्या करें, उसकी बात को अनसुना कर दें, टोटल ऑर्डर कॉस्ट देखो भाई, 1 लाख यूनिटें खरीदनी है, एक बार के अंदर 10,000 जो है वो 10,000 यूनिट का ऑर्डर देंगे, तो कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, एक बार में 10,000, फिर 10,000 किए तो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 और 1 लाख। तो आपको 10 ऑर्डर देने पड़ेंगे, और हर एक ऑर्डर पे कितने रुपए लग रहे हैं, 500 रुपए लग रहे हैं, तो 500 इंटू 10 कितने होंगे आपके टोटल मिला के साल भर में, 5,000 रुपये। क्लियर है? अब उसने आगे वाले ने क्या कह दिया कि भाई अगर आप 15,000 या उससे ज्यादा का ऑर्डर देते हो तो उस केस के अंदर आपको क्या करेंगे, हम 3% जो डिस्काउंट देंगे। अब हम क्या करें, क्या ईओक्यू पे ही ऑर्डर करें या हमें एक बार कैलकुलेट कर लेना चाहिए? भाई सीधी सी बात है, पैसा जाने की बात है तो कैलकुलेट कर ही लेना चाहिए। तो जब भी डिस्काउंट वगैरह का आएगा तो आपको क्या करना होगा, ईओक्यू पे टोटल कॉस्ट कितनी लगती है और डिस्काउंट पे कितनी लगती है वो कैलकुलेट करो। तो ईओक्यू में कितने का ऑर्डर दे रहे हो आप, 10,000 यूनिट्स का, 10,000 केजी का ऑर्डर दे रहे हो। डिस्काउंट लेना है तो आपको कितने का ऑर्डर देना होगा, 15,000 केजी का देना होगा। क्लियर है? परचेज प्राइस जो वो कितनी होगी यहाँ पर, 10,000 का ऑर्डर दोगे, लेकिन टोटल साल भर में खरीदोगे कितने, 1 लाख केजी, और 1 केजी कितने में खरीद पा रहे हो आप, 10 रुपए में उसकी परचेज प्राइस दे रखी, ऊपर दे रखा है। तो यहाँ टोटल कितना लग जाएगा आपका खरीदने के लिए, 10 लाख रुपए जो वो लग जाएंगे। जबकि यहीं पर अगर आप 15,000 के हिसाब से ऑर्डर देते हैं तो उस केस के अंदर क्या होगा, 1 लाख इंटू 10 रुपये, लेकिन उसमें 3% जो वो डिस्काउंट मिल जाएगा, इसमें 3% डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब कि 1 माइनस 0.03 ऐसा कर सकते हैं। 3% का डिस्काउंट अगर सीधी कैलकुलेशन करना चाहो तो, और अगर नहीं तो आप क्या कर दो, 1 लाख इंटू 10 जो है वो आपका कितना आ गया,
10 लाख, उसमें से 3% का आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 10 लाख में से 3% का डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब कितने पैसे लगेंगे आपके, 9,70,000 रुपये जो वो आपके टोटल परचेज कॉस्ट लगेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें ऑर्डर कॉस्ट की, तो यहाँ ऑर्डर कॉस्ट कितनी लगेगी आपकी, आपको 1 लाख केजी खरीदने हैं और एक बार में आप कितना खरीद रहे हो यहाँ, 10,000, मतलब कि 10 ऑर्डर दोगे और एक ऑर्डर के कितने लगते हैं, 500 रुपये। तो ये कितने हो गए, 5,000 रुपये। यहाँ पर क्या कहोगे आप, 1 लाख यूनिट खरीदनी है और एक बार में आप ऑर्डर कितने का दे रहे हो, 15,000 का दे रहे हो। तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 15, 1 लाख डिवाइडेड बाय 15,000 इंटू 500 कितने का लगेगा, 3,333 रुपये। और कैरिंग कॉस्ट कितनी लगेगी, यहाँ पर आप कितनी खरीद रहे हो, 10,000, तो 10,000 डिवाइड बाई 2 इंटू, एक यूनिट को पूरे साल में खरीदने रखने पर उसका 10% लगता है, मतलब कि कितना लगता है आपका, 5,000 रुपये। यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पर जो वो आपकी ये कितनी होगी, वो बताइए, टोटल कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी, 7,275। कैसे करोगे, 15,000 खरीदोगे, 15,000 डिवाइड बाय 2, क्लियर है। मल्टीप्लाई बाय 1 कर दें क्या, क्या मल्टीप्लाई बाय 1 कर दें, एक यूनिट को एक साल भर में कैरी करने के लिए 1% लगता है, नहीं। कारण क्या है, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट क्या लिखा था, 10% ऑफ परचेज प्राइस। अब परचेज प्राइस आपकी 10 रुपये है क्या, नहीं। अब आपकी परचेज प्राइस जो कितनी हो चुकी है, 10 रुपये में से 3% का डिस्काउंट मिल गया, तो अब आपकी परचेज प्राइस कितनी है, 10 माइनस 3% आपका कितना है, 9.7। तो अब आपकी कैरिंग कॉस्ट जो वो 9.7 का 10% लगेगी, तो 9.7 का 10% कितना लगेगा, 0.097। तो आप क्या कहोगे, इंटू 9.7 इंटू इसका 10%, समझ पा रहे हो बात। तो आपका कितना लगेगा, 0.097 इंटू 7,500, 7,275। ये चीज समझ आई क्या, ये चीज समझ आई क्या। इसके लिए एक नीचे पॉइंट और लिख दीजिए, जब कैरिंग कॉस्ट परचेज प्राइस का फिक्स्ड परसेंटेज हो, तो जब जब परचेज प्राइस चेंज होगी, कैरिंग कॉस्ट भी चेंज होगी। यहाँ तक में कैरिंग कॉस्ट में डिवाइड बाई 2 जो इस वजह से कर रहे हैं, यहाँ से ही बता रहे हैं कि भाई 10,000 का ऑर्डर दोगे तो आप 10,000 यूनिट थोड़ी रखेंगे हमेशा, 10,000 में से कुछ यूज करते 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 अल्टीमेटली वो कहाँ पहुंच जाएगी, यूनिट्स जो है वो आपका ऑर्डर सही 0 तक पहुंच जाएगी। फिर वापस जो वो ऑर्डर नया आएगा और 10,000 तक जाएगा, तो धीरे धीरे वापस उसमें से यूज करते करते 0 तक पहुंच जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं कि भाई ना 10,000 है ना 0 है, इन दोनों का एवरेज, तो 10,000 प्लस 0 डिवाइड बाई 2। तो नॉर्मली हम सीधा क्या करते हैं, जितना ऑर्डर साइज होता है डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए भाई।
क्लियर है? अब इसके बाद में अगर प्राइस जो है वो स्टेप बाय स्टेप हो, हम वहां पर गए, ईओक्यू वगैरह सब कैलकुलेट करके गए, हमने कहा कि भाई 10,000 के हिसाब से ऑर्डर दो, ऑर्डर देना है। उन्होंने कहा कि, हमने कहा प्राइस वगैरह क्या है, उन्होंने कहा देखो ऐसा है, अगर आप 10,000 रुपये से कम खरीदते हो तो आपके लिए प्राइस है 10 रुपये। अगर आप की ऑर्डर साइज जो 10,000 या 10,000 से ज़्यादा है लेकिन आपका 20,000 या 20,000 से कम है, सॉरी 20,000 से कम है, तो उस केस के अंदर आपकी प्राइस जो है वो 9 रुपये। 20,000 या इससे ज़्यादा है लेकिन 30,000 से कम है, तो उस केस के अंदर आपकी प्राइस जो है वो मान लीजिए 8 रुपये। और 30,000 से ज़्यादा है लेकिन 50,000 से कम है, तो आपकी प्राइस जो है वो 7.5 रुपये। और अगर आपकी ऑर्डर साइज 50,000 या उससे भी ज़्यादा है तो उस केस के अंदर आपके लिए प्राइस जो वो रहेगी 7 रुपये पर के। अगर आगे वाला ऐसा कह देना तो क्या करना है अपने को? अगर आगे वाले ने इस तरीके से प्राइस दे दी, जैसे हम कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप चेंज होना, तो आपने जिस पेज पे ईओक्यू कैलकुलेट करके आपने अपनी जेब के अंदर रखा है उसको बाहर निकालिएगा, फाड़िएगा, उसको कहिएगा कि भाई एक नया पेज दे दो और एक पेन दे दो। वहीं पेज और पेन लेके बैठिएगा और कैलकुलेशन शुरू कीजिएगा कि अगर मैं ऑर्डर साइज जो है वो 10,000 से कम, मतलब कि 10,000 से कम मतलब कि कुछ भी मान लीजिए कि 5,000 पे दूं तो कितना, 10,000 पे दूं तो कितना, फिर कहाँ चेंज हो रही, 20,000 पे दूं तो कितना, फिर कहाँ चेंज हो रही, 30,000 पे, फिर जो है वो कहाँ चेंज हो रही है, 50,000 पे दूं तो कितना। हर किसी पे जो क्या कीजिएगा, परचेज कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए, और जिसकी टोटल सबसे कम आए, मान लीजिए इसकी टोटल सबसे कम आए तो उसे सेलेक्ट कर दीजिए, तो जो कम आए उसको सेलेक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर है? समझ आ रही है बात? क्लियर है भाई यहां तक का? क्लियर है? इसके बाद में आते हैं कुछ आपके जो है वो इन्वेंट्री कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ। अब यहाँ तक जो है वो हम क्या कर रहे थे, इन्वेंट्री का कंट्रोल कुछ रेशियोज के वगैरह से कर रहे थे। अब जो वो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट जो है वो अपना आता है इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन बाय, सॉरी, इन्वेंट्री कंट्रोल बाय रिलेटिव क्लासिफिक, जिसमें अलग अलग टेक्निक होती है। जैसे जिसमें सबसे पहला जो है वो आपका ABC एनालिसिस। 1.66 लेंगे, एक्चुअली है गलत ये, लेकिन 1.66 लिया जाता है जो है वो एक्चुअल में लेना जो है वो दो चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन 1.66 के हिसाब से होती है। कुछ ऑथर जो है वो इसको अपोज भी करते हैं कि भाई ये तो बेवकूफ़ों वाली बात है, लेकिन ये किया ऐसा ही जाता है।
ठीक है, बाकी आपके लिए ध्यान ये रखना है कि जैसे ऑर्डर कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली लगती हो, कि भाई अगर आपने ऑर्डर जो है वो कम कर दिया तो उस केस के अंदर कम हो, जो कि नॉर्मली होता नहीं, तो उस केस के अंदर जो क्या किया जाता है 1.66 ही होना चाहिए, बाकी नॉर्मली पूरा 2 का होना चाहिए। समझ पा रहे हो बात भाई? अब देखो, इन्वेंट्री कंट्रोल बाय रिलेटिव क्लासिफिकेशन। रिलेटिव क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो आपका कौन सा आ रहा है, एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस जो वो क्या कहता है कि वैल्यू और फ्रीक्वेंसी, वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे आप क्या करो, इन्वेंट्री को कंट्रोल करो। हमने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा जैसे एक सीए फॉर्म है, उसके पास जो अलग अलग तरीके के क्लाइंट आते हैं। एक क्लाइंट जो है वो आता है 1 मिनट या 5 मिनट बैठता है और उसका बिल जो 10,000 रुपये बनता है। एक क्लाइंट है जो घंटे भर बैठता है और उसका जो बिल है मान लीजिए 1,000 रुपये बनता है। और एक ऐसा क्लाइंट है जो 2-3 घंटे बैठता है और लास्ट के अंदर जो 200 रुपये ही दे के जाता है। तो इस केस के अंदर जो क्या करना होगा, हमें हमें ये करना होगा कि भाई जो कम समय बैठ रहा है और ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, उसको तो कौन एंटरटेन करेगा, उससे कौन बात करेगा, जो सी है वो खुद बात करेगा। जबकि एक जो टाइम भी एवरेज ले रहा है और वैल्यू भी जिसकी एवरेज है, उसको कौन एंटरटेन करना चाहिए, सीनियर आर्टिकल को उसे पकड़ा देना चाहिए। एक जो इस तरीके का है जो बहुत समय दे रहा है लेकिन पैसा कुछ दे नहीं रहा है, तो उसको क्या कर दो, जूनियर आर्टिकल है उसको पकड़ा दो, दोनों छो टाइम पास करते एक दूसरे के साथ। तो ये क्या होता है, हम किस तरीके से कर रहे हैं, वैल्यू कितनी और फ्रीक्वेंसी कितनी, समझिएगा। जैसे घर के अंदर जो गोल्ड है, तो गोल्ड जो है वो उसका ध्यान आप बहुत सही तरीके से रखेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, या पैसा हो गया उसकी क्वांटिटी कम है और उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर उसको जो हम क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से रखेंगे। यहीं पर कोई ऐसी चीज़ है जो जिसकी वैल्यू जो वो कम है लेकिन क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर जैसे खेती कर रहे हैं, उस केस के अंदर गेहूँ वगैरह जो है उसकी बोरियाँ पड़ी हैं, तो वो क्वांटिटी में ज़्यादा है लेकिन वैल्यू में कम है, तो क्या उसको हम तिजोरी के अंदर रखेंगे क्या? नहीं, उनको तिजोरी में नहीं रखा जाएगा। समझ पा रहे हो बात? तो यहाँ पर सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है और क्वांटिटी जिसकी कम है, उसको क्या करो, ए कैटेगरी में दो। ए कैटेगरी में भी दो और इसको जो है वो हमेशा किसके द्वारा संभाला जाए, इसको टॉप मैनेजमेंट के द्वारा संभाला जाए। ऐसी इन्वेंट्री जिसकी वैल्यू भी जो है वो मॉडरेट है, मतलब कि एवरेज है, और क्वांटिटी भी जिसकी जो है वो क्या है, एवरेज है, उसको क्या करो, बी कैटेगरी में, और उसको मिडिल जो है उस मैनेजमेंट तक उसको संभालने की जिम्मेदारी दो। एक जो है जिसकी वैल्यू जो है वो कुछ खास नहीं है, बहुत कम है, लेकिन क्वांटिटी जो है वो बहुत अच्छी खासी है, तो उसे क्या करूं, सी कैटेगरी में डाल दी। समझ पा रहे हो बात भाई? क्लियर है, एबीसी एनालिसिस क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। सेकंड आता है आपका फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग। एक ऐसा है जो आता है और ये तो अच्छा नहीं लग रहा, शायद बड़ी मात्रा हो, ये भी अच्छा नहीं लग रहा, पर ठीक है।
जल्दी बिक जाता है, उसे जो हम क्या कहेंगे? फास्ट मूविंग। एक ऐसी इन्वेंट्री है जो आती है लेकिन जल्दी सेल नहीं होती, मतलब कि खास काफी दिन जो हमारे स्टॉक के अंदर रहती है, उसे हम क्या कहेंगे? स्लो मूविंग कहेंगे। और एक ऐसी इन्वेंट्री जो आती है और रुक जाती है, उससे जो हम क्या कहेंगे? हम रुक जाती है, मतलब फिर इसको जो हम कम भाव के अंदर जो सेल करना पड़ता है। जैसे आपने कपड़े खरीदे, एक जो कपड़े ऐसे हैं जो आपने अभी की जो ट्रेंड चल रही है उस ट्रेंड के हिसाब के कपड़े जो आपने खरीदे, तो आप लाओगे और वो बिक जाएंगे, तो वो क्या होंगे? फास्ट मूविंग होंगे। एक जब थोड़े से पुराने टाइप के ले आए, तो उस केस के अंदर वो आएंगे लेकिन उनको सेल होने में थोड़ा समय लगेगा। एक आपने जो मिथुन दा के टाइप के कपड़े ले आए, जो चमक रहे हैं, चमकते हुए शर्ट जो वो ले आए डिस्को दीवाने वाले, और वो जो है वो खरीद लिए, तो उस केस के अंदर वो ऐसे इन्वेंट्री जो आ तो जाएगी लेकिन जाएगी नहीं, तो उसे फिर हम क्या कहेंगे? नॉन मूविंग कहेंगे। उसको फिर जो सेल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या तो प्राइस कम करके कुछ जुगाड़ करके आपको सेल करना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बताइए। वाइटल, आप वर्ड जो वो सुनते हैं स्टेट्स के अंदर भी, वाइटल स्टैटिस्टिक्स करके चैप्टर भी है। वाइटल का मतलब क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण। एसेंशियल का मतलब जो जरूरी है। और डिजायरेबल मतलब कि जो आपकी इच्छाएं हैं। जैसे ये क्लास चलाने के लिए रिक्वायरमेंट है कि ये कोई भी कैमरा हो और बोर्ड जो है उसके जरिए जो वो आपको दो चीजें तो चाहिएगी चाहिएगी। तो आप क्या कर सकते हो? एक नॉर्मल वाइट बोर्ड और आपके मोबाइल को कैमरे की जगह इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो? क्लास रिकॉर्ड कर सकते हो। जबकि अगर आपको नॉर्मल क्लास रिकॉर्ड करनी है, मतलब कि थोड़ी ढंग की करनी है, तो उस केस के अंदर आपको क्या चाहिएगा? बोर्ड जो वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का, और कैमरा भी जो वो अच्छी क्वालिटी का चाहिएगा, मतलब कि बढ़िया कैमरा जो वो होना चाहिए। और अगर आप डिजायरेबल की बात करोगे तो उस केस के अंदर बोर्ड जो वो इंटरेक्टिव पैनल चाहिएगा, कैमरा जो वो सबसे टॉप चाहिए, कंप्यूटर जो चाहिए वो एप्पल का चाहिए, इस तरीके का, तो वो क्या है? डिजायरेबल है। क्या बात कर रहे हो भाई? ठीक है, अच्छा, ये कोई नहीं, बारिश तो आने दो भाई। क्लास तो अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बारिश कहाँ है? थोड़े दिन जो है वो और ठंड रहेगी, नहीं तो अभी वो गर्मी आनी शुरू हो जाएगी। वैसे आ चुकी है। ठीक है, कोई नहीं, रिकॉर्ड ही देख लीजिएगा। भाई क्या यहाँ तक की समझ आ रही है क्या? तो फिर यहाँ भी आ रही होगी, यहाँ अभी गए नहीं है बाहर, हो सकता है यहाँ भी आए।
यार क्या बात कर रहे हो, मतलब जोधपुर में ही नहीं आ रही है क्या? ठीक है भाई, तो ये थोड़ा सा पूरा करके अपन फिर जो है वो इन्वेंटरी कंट्रोल तक का ही करते हैं आज। इन्वेंटरी कंट्रोल हो जाएगा अभी जल्दी। उसके बाद में आता है आपका इन्वेंटरी कंट्रोल यूजिंग रेशियो एनालिसिस। भाई देखो, ये रेशियो जो है ना, जहां जहां आ रहे हैं ना वहां वहां आप याद करते रहिएगा, ताकि आपको रेशियो एनालिसिस के अंदर रेशियो जो वो कम बचेंगे याद करने के लिए। पहला आता है इनपुट आउटपुट रेशियो। सिंपल सा है इनपुट आउटपुट रेशियो। इनपुट आउटपुट रेशियो जैसे कि कोई इस तरीके का है जिसके अंदर 100 kg का जो आप इनपुट दोगे तो आपको जो वो 80 यूनिट्स मिलेगी। और एक जो है वो ऐसा रॉ मटेरियल है जिसके अंदर जो 100 kg दोगे तो उस केस के अंदर जो आपको 50 यूनिट्स मिलेगी। तो आप क्या कहोगे कि 100 पे 80 यूनिट मिल रही है तो एक यूनिट पे कितना मिलेगा? 80 डिवाइडेड बाय 100। तो आप क्या कहोगे? 0.8 जो वो आपका क्या हो जाएगा? इनपुट आउटपुट रेशियो हो जाएगा कि 100 के बदले में जो वो 80 आ रही है, मतलब कि 0.8 आएगा एक यूनिट के बदले में। और अगर इसे 100 के मल्टीपल में करना है तो इनटू जो है वो 100 कर दीजिए, तो 100 यूनिट पे 80% जो वो आएगा। वैसे अपन ने 100 यूनिट से ही लिया है तो इसमें कोई खास दिक्कत है कि नहीं। या फिर जैसे 50 यूनिट जो वो 50 kg का इनपुट देते हैं तो 40 यूनिट आती है, तो आप क्या कहोगे कि 40 यूनिट आती है 50 kg पे, तो 100 पे कितनी आएगी? तो 80%। तो ये क्या हो जाएगा आपका इनपुट आउटपुट रेशियो। सिंपल सा है कि भाई कितना आउटपुट आता है कितने इनपुट के देने पर मल्टीप्लाई बाय 100। सेकंड आता है आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सिंपल सा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो कैसे करोगे? इन्वेंट्री जो आपकी कितनी जाती है तो उस केस के अंदर जो क्या करोगे? इन्वेंट्री कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। जैसे साल भर के अंदर आप जो है वो 1000 kg जो है वो इन्वेंट्री कंज्यूम करते हैं। साल भर के अंदर जो फर्म है वो मान लीजिए 1000 kg जो वो इन्वेंट्री कंज्यूम करती है। और नॉर्मली हम जो है वो 40,000 kg ऑन एन एवरेज हर बार रखते हैं। तो साल भर में क्या होगा? 2.5 बार जो वो इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? टर्न ओवर हो जाएगी, मतलब कि इन्वेंट्री चेंज होगी। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है? 2.5 का मतलब क्या है कि 2.5 बार इन्वेंट्री चेंज होगी। भाई यहीं पर अगर आपको जैसे
25,000 लेके देखते तो ये आपको और आसानी से समझ आ जाएगा। 1 लाख डिवाइडेड बाई 25,000 की एवरेज आपका 25,000 है, तो इसका मतलब क्या है, 4 बार आपकी इन्वेंट्री जो पूरी चेंज हो जाएगी। 25,000, 25,000, 25,000 और 25,000। तो ये साल भर के अंदर आपने कंज्यूम कितने का किया, 1 लाख का। तो हर एक बार जो 25,000 जो आपका एवरेज इन्वेंट्री वो कितनी बार टोटल जो है वो टर्न ओवर हुआ, तो इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। समझ पा रहे हो बात, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और अगर आपको पूछा जाए इसके हिसाब से कि इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड क्या होगा, कि इन्वेंट्री कितने दिन रखते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि भाई 365 या 12, जैसे भी कैलकुलेट किए मंथ के हिसाब से करने हैं या जिस भी तरीके से, डिवाइडेड बाय पूरे साल में कितने बार इन्वेंट्री जो चेंज हो रही है, 2.5 बार चेंज हो रही है। मतलब कि ऑन एन एवरेज इन्वेंट्री कितने दिन रह रही है, 365 डिवाइडेड बाय 2.5, मतलब कि 146 डेज जो वो आपकी क्या रहती है, इन्वेंट्री रहती है। समझ पा रहे हो बात भाई। ये फॉर्मूला आप जो आपने शुरुआत के अंदर अपने फॉर्मूले देखे थे ना, उस फॉर्मूले के बेसिस पे भी इसको किया जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक का? क्लियर है यहाँ तक का? इसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका कि मटेरियल जो इश्यू करते हैं उनको किस तरीके से वैल्यू किया जाए। वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इश्यू, वैसे ये भी आपने काफ़ी जो है वो पढ़ रखे होंगे, सिंपल से ही है, बस इसके अंदर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो बातें करते हैं अपन। सबसे पहला जो है वो कॉस्ट बेस्ड मेथड की, जितनी कॉस्ट लगी है उसके हिसाब से जो हम वैल्यू करें। जैसे होता क्या है कि एक जो है वो स्टोर है जिसके अंदर क्या करेंगे, जो भी मटेरियल लेके आएंगे वो जो है उस स्टोर के अंदर रखेंगे। फिर उसके बाद में फैक्ट्री के अंदर अलग अलग काम चल रहे होंगे, जो भी काम चल रहा होगा वो क्या करेगा, मटेरियल जो है वो मांगेगा। तो उस केस के अंदर उसको मटेरियल जो हम क्या करेंगे, इश्यू करेंगे। जब मटेरियल उसको इश्यू करेंगे तो उतनी कॉस्ट भी उस जॉब को क्या करनी पड़ेगी, ट्रांसफर करनी पड़ेगी। जैसे कि 4 बिल्डिंगें बन रही है, 1, 2, 3 और 4, और उस केस के अंदर हमारे पास जो 1 लाख केजीज पड़े हैं सीमेंट के। अब पहली वाला जो है वो आया और उस केस के अंदर उसने पूछा कि उसने कहा कि हमें जो 20,000 केजी सीमेंट चाहिए, तो हमने 20,000 केजी सीमेंट जो वो दिया, और उसकी कॉस्ट भी जो वो क्या कर देंगे, इस पहली वाली बिल्डिंग में चार्ज कर देंगे ताकि ये जो इसका कस्टमर से चार्ज करे। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमने मटेरियल जो अलग अलग दिन पे खरीदा, किसी दिन भाव जो है वो 300 रुपये पर कट्टा थे, किसी दिन 350 थे, किसी दिन 325 थे। तो ये जो है मटेरियल इश्यू कर रहे हैं उसका वैल्यूएशन जो वो किस तरीके से करें। तो पहले तो है कॉस्ट बेस्ड मेथड की, भाई जो कॉस्ट लगी उसी के हिसाब से हम जो इनका वैल्यूएशन करें। तो उसके अंदर सबसे पहला आता है आपका फीफो, जो कि क्या कहता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो सबसे पहले खरीदा है वो सबसे पहले जाएगा। कि हमने पहले 10,000 केजी 5 पे खरीदे, फिर जो 12,000 केजी 6 पे खरीदे। अब आगे किसी ने जो वो इन्वेंट्री मांग ली है, मान लीजिए 7,000 की इन्वेंट्री हमें इशू करनी है, तो हम क्या करेंगे, 7,000 कौन सी इशू करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आई है। तो पहले इन दोनों में से ये आई है, तो 5 के हिसाब से इनको इशू कर देंगे। बाकी का बैलेंस कितना बचेगा, 10,000 में से 3,000 बचे हुए, 3,000 इंटू 5 पड़े और 12,000 इंटू 7 पड़े। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अगर इन्फ्लेशन चल रहा है, अगर इन्फ्लेशन है तो पहले एक सेकंड इसका जस्ट ऑपोजिट भी देख लेते हैं। लिफो जो है इसका जस्ट ऑपोजिट
लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आया उसे सबसे पहले इशू करेंगे। तो यही केस होता अगर 10,000 पहले 5 पे खरीदे और फिर 12,000 अगर 6 पे खरीदे, तो हम क्या कहेंगे, 7,000 अगर इशू करने, तो सबसे लेट आया उसमें से पहले इशू करेंगे। तो क्या करेंगे, 7,000 जो है वो 5 के हिसाब से इशू कर देंगे। तो बाकी कितने बचे, पहले जो 10,000 खरीद के लेके आए वो 10,000 जो पूरे के पूरे पड़े, तो ये 10,000 5 के हिसाब से पड़े हैं। और इस 12,000 में से 7 चले गए, मतलब कि 5,000 जो वो 6 रुपए वाले पड़े। क्वेश्चन इन दोनों से इस तरीके से पूछा जाता है कि अगर इन्फ्लेशन है तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा किस मेथड से आएगी। ऑप्शन दे रखे हैं, फीफो और लीफो। बताइए भाई। किसके हिसाब से ज़्यादा वैल्यू आएगी भाई, जल्दी बताइए, फीफो या लीफो। फीफो के हिसाब से वैल्यूशन ज़्यादा आएगी या लीफो के हिसाब से। लीफो के हिसाब से कैसे पता करोगे, देखो सिंपल सी बात है, 5, 6, 7 और 8 इन्फ्लेशन है, मतलब कि प्राइस कंटिन्यू बढ़ रही है। फीफो के हिसाब से जो वो पहले कौन जाएगा, फीफो के हिसाब से 5 जाएगा और 6 जाएगा, मतलब कि 7 और 8 इन्वेंट्री की वैल्यू बचेगी। यहीं पर अगर लीफो होगा तो क्या होगा, 5, 6, 7 और 8, तो सबसे लेटेस्ट वाले जाएंगे, तो ये 7 और 8 जाएंगे। तो वैल्यूशन जो किसके हिसाब से होगा, 5 और 6 के हिसाब। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूशन कहाँ किसके हिसाब से होगी, अगर ये जो है वो फीफो, अगर फीफो के हिसाब से करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा होगी। और सीधी सी बात हम जानते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब कि वहाँ पर क्या पता, मैंने चेक नहीं किया, हो सकता है चल जाए, चल सकता है। हाँ, तो 7 और 8 के हिसाब से, तो उस केस के अंदर जो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूशन जो वो फीफो से ज़्यादा होगा। और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूशन ज़्यादा होगा, आप ट्रेडिंग अकाउंट देखते हैं, इस साइड के अंदर क्लोजिंग स्टॉक है तो इस साइड में प्रॉफिट है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अगर इन्फ्लेशन है तो प्रॉफिट किस मेथड से ज़्यादा आएगा। तो जहाँ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा है वहीं पर जो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, या फिर यहाँ क्वेश्चन पूछा जाए अगर कि प्रॉफिट ज़्यादा किस मेथड से आएगा, तो आप क्या कहोगे, फीफो मेथड। चेक करना पड़ेगा। चेक करना पड़ेगा, वो उनको बात करनी पड़ेगी एक्चुअल में, जो भी आगे जो इसको संभालते हैं उनको।
क्लियर है यहाँ तक का भाई? बाकी जो है वो थ्योरी मेथड है, सिंपल सिंपल से। बेस स्टॉक मेथड ये क्या कहता है, कुछ इन्वेंट्री जो क्या करोगे आप, कुछ इन्वेंट्री रिजर्व रखोगे, जिसे आप क्या कहोगे, बेस स्टॉक कहोगे। और इसका वैल्यूशन क्या करेंगे, प्राइस ऑफ फर्स्ट लॉट के हिसाब से उसका वैल्यू करेंगे, और बाकी जो है उसका अदर इन्वेंट्री जो भी है उसके बाकी की जो भी बचेगी, ये बाकी वाले इतने ज़्यादा यूज होते नहीं है, अदर इन्वेंट्री जो भी है उसके लिए कोई और मेथड फॉलो कीजिए, फीफो या लीफो या वेटेड एवरेज या सिंपल एवरेज जो वो यूज कीजिए। क्लियर है? इसके अलावा आप स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड फॉलो कर सकते हैं। बाकी ये वैसे थ्योरी में पढ़ लेंगे अपन स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड जो वो क्या कहता है कि आप कॉस्ट जो वो स्टैंडर्ड तय कर ले कि भाई आप जो है वो इस हिसाब से ही इश्यू करेंगे, प्राइस जो वो तय कर लीजिए कि भाई आप 4 रुपये के हिसाब से 5 रुपये के हिसाब से इश्यू करेंगे। दो मेथड और आते हैं जो थोड़े बहुत समझने लायक है, जो है आपके एक तो सिंपल एवरेज मेथड, और एक जो है वो आपका वेटेड स्पेलिंग तुम्हारा गलत है, इतना तो पता है, वेटेज एवरेज मेथड। समझिएगा, जैसे एक तो है कि आपने पहले 500 यूनिट खरीदी 5 के हिसाब से, फिर जो है वो 700 यूनिट खरीदी 6 के हिसाब से, फिर जो है वो 1000 यूनिट खरीदी आपने 7 रुपये के हिसाब से। अब जो है वो आप क्या कर रहे हो, इसमें से मान लीजिए 800 यूनिट जो वो क्या कर रहे हो, इश्यू कर रहे हो, 800 यूनिट जो वो क्या कर रहे हो, इश्यू कर रहे हो। तो उनका वैल्यूशन कैसे करेंगे, तो सिंपल एवरेज तो क्या कहेगा कि इनकी जो प्राइस है इनका सिंपल एवरेज ले लीजिए, तो कितना है 5 + 6 + 7 / 3, कितना हो गया 6। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैसा होगा वैल्यूशन उसका, 800 का 5 के हिसाब से आप क्या कर दोगे, इश्यू कर दोगे। क्लियर है? लेकिन ये मेथड जो क्या है टेक्निकली गलत है, टेक्निकली जो है वो ये मेथड जो गलत हो जाती है, इसकी कैलकुलेशन जो आगे मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि देखो 700 जो है 5 के हिसाब से है ही नहीं, सॉरी 6 हो गया, कितनी है 800 यूनिट की है, 800 जो है वो 800 यूनिट आपने 6 के हिसाब से इशू करेंगे, लेकिन ये टेक्निकली गलत हो जाता है। जैसे यहाँ भी देख रहे हो आप 700 यूनिट ही 6 के हिसाब से खरीदी, लेकिन आप 800 यूनिट जो 6 के हिसाब से इशू कर रहे हो, इस वजह से क्लोजिंग स्टॉक और वैल्यूशन में ये जो है मिसमैच शुरू कर देता है। जबकि वेटेड एवरेज जो है वो क्या कहता है कि आप वेट दीजिए और उसके बाद में जो वो इशू कीजिए। हमने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा देखो 500 यूनिटें खरीदी आपने 5 के हिसाब से, तो कितने रुपए लगे आपके 2500 रुपये। फिर उसके बाद में कितनी खरीदी है यूनिटें, 700 यूनिटें 6 के हिसाब से, तो ये 700 यूनिटें 6 के हिसाब से 36 7 संग 42, तो यहाँ पर 4200 रुपये लगे। उसके बाद में 1000 यूनिट खरीदी आपने 7 रुपये के हिसाब से, तो ये कितने हो गए 7000 रुपये। तो आपके टोटल इन्वेंट्री कितनी लगी है, टोटल कॉस्ट इन्वेंट्री कितनी आई है 500 + 700 + 1000, ये आ गए आपके 2200, और ये हो गए 5 + 6 प्लस, सॉरी इसको एवरेज नहीं करना, इसको टोटल नहीं करना, मतलब 2500 + 4200
प्लस 7,000, 13,700। तो आप क्या कहोगे कि 13,700 रुपये लगे आपके 2200 यूनिट्स के लिए, पर यूनिट्स आपके कितने लगेंगे? तो आप कहोगे 13,700 डिवाइडेड बाय 2200 कितने हैं? 6.227। तो आप ये जो 800 है वो कैसे इश्यू करोगे? 6.227 के हिसाब से। तो सिंपल एवरेज जो वो क्या करता है, सीधी प्राइस जो है उसका सीधा सीधा एवरेज ले लेता है, जबकि वेटेड एवरेज जो वो क्या करता है, क्वांटिटी का वेट देता है। तो पहले क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता है और फिर उसके बाद में जो ये क्या करता है, एवरेज कैलकुलेट करता है। क्लियर है? बाकी इसके अंदर जो थ्योरी बची है, थ्योरी अपन जो कल ही देखेंगे, आप यहाँ तक का एक बार देख लीजिएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दीजिए। यहाँ तक क्लियर है? बाकी भाई नेक्स्ट जो वो अपन इसके बाद का जो है वो अपने नोट्स है उनको साथ रख के ही करेंगे। वेटेज सही है, वेटेज जो है वो सही है। रीजन समझिएगा, रीजन ये है कि आप बाकी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करोगे। जैसे 800 तो आपने 6.227 के हिसाब से इश्यू कर दिया, तो समझिएगा कारण क्या है। आपकी टोटल 2200 है, 2200 में से 800 जो हो गई, तो 2200 में से 800 गई तो कितनी बची? 1400, 1400 जो बची। समझिएगा 800 जो इश्यू की आपने कितने पे की? इंटू 6.227 पे। तो ये जो है इश्यू किए उनकी वैल्यू कितनी की? 4981.6। और 1400 जो बचेगी उनका वो वैल्यूएशन जो कैसे होगा? 6.227 के हिसाब से। तो कितना हो जाएगा? 1400 इंटू 6.227। तो ये आ गया आपका 8717.8। तो टोटल आपकी वैल्यू कितनी है? इश्यू हुई कितने की? इश्यू हुई 4981 और बाकी बचा 8717। तो आपका टोटल वैल्यू कितना है? 4981 प्लस 8717.8। ये हो गया आपका 13,700, जो कि आपका टोटल आपने खरीदा कितने में? 13,700। तो ये टोटल वैल्यू बताएगा। यहीं पर सिंपल एवरेज से कर दोगे ना, तो उस केस के अंदर गलती कैसे होगी? जैसे 800 आपने 6 के हिसाब से इश्यू की, तो 800 इंटू 6 कितना हो गया? 4800 रुपये। तो जो इश्यू किया उसकी वैल्यू कर दिया आपने, और बाकी कितना बचा है? 1000 प्लस 700 प्लस 500 में से 2200 में से 800 गए। अच्छा 1400 वही है 1400। और इसको 6 के हिसाब से वैल्यू करो। 1400 इंटू 6, ये कितना हो गया? 8400। अब 8400, 4800 प्लस 8400 कितना हो गया? 13,200। जबकि यही इन्वेंट्री खरीदी कितने में आपने? खरीदी है टोटल 13,700 में। 13,700 में खरीदी है, जबकि आपकी इश्यू और जो बैलेंस बचा उसका वैल्यू जो टोटल है वो यहाँ पर कितना आ रहा है? 13,200 आ रहा है। समझ पा रहे हो बात? तो इस वजह से सिंपल एवरेज जो मैथमेटिकली गलत है। समझ आ रही बात? रीजन क्या है इसका कैलकुलेशन गलत होने का? क्योंकि देखो 500 पे सॉरी 5 रुपए के हिसाब से आपने 500 यूनिट खरीदी, 6 के हिसाब से 700 यूनिट खरीदी, 7 के हिसाब से 1000 यूनिट खरीदी। लेकिन आपने 5 6 7 को जो वेट क्या दिया यहाँ पर? बराबर बराबर दे दिया। इस वजह से इसकी कैलकुलेशन जो क्या होती है? मिस्टेक होती है। जबकि वेटेड एवरेज तो बेचारा वेट देता है। 5 के हिसाब से 500 दी मतलब 2500 रुपये, 6 के हिसाब से 700 यूनिट मतलब कि 4200 रुपये, और 7 के हिसाब से 1000 मतलब कि 7000। तो टोटल 13,700 रुपये लगे आपकी 2200 यूनिट के। क्लियर है भाई यहाँ तक का?
क्लियर है? तो ये जो है यहाँ तक का कीजिएगा, कल बाकी का पोर्शन जो अपन नोट्स के साथ जो है वो कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हंसते रहे मुस्कुराते रहे, बाकी कोई डाउट आए तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा ना।